गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर विभिन्न विचारकों के मध्य जो एक विषय है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, इसको लेकर एक मतभेद की स्थिति उनके बीच में है। कुछ विचारक, जैसे हमने कल बात की थी कि कुछ विचारक जिनमें काम्टे, मोस्का, बकल, बर्क, इस तरह के विचारक हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, उसे विज्ञान की श्रेणी में हम नहीं रख सकते, क्योंकि विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, विज्ञान के जो तरीके हैं, विज्ञान की जो विधियां हैं, वह राजनीति विज्ञान में हमें देखने को नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ विचारक जिनमें बोधा है, हॉब्स है, लास्की है और आपके फाइनर जैसे विचारक हैं, इनका मानना है कि नहीं, राजनीति विज्ञान विज्ञान है। और अरस्तु जैसे विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान ही नहीं बल्कि इसे बहुत से विचारक हैं, वो आप देखिए, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस इज द सुप्रीम साइंस। वो कहते हैं कि ये तो सर्वोच्च विज्ञान है, क्योंकि राज्य में रहने वाले व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के बारे में यदि कोई सिद्धांतों का निर्माण करने वाला विषय है तो वह राजनीति विज्ञान है, जो समाज को दिशा देता है, राज्य को दिशा देता है और राज्य के विकास के बारे में बहुत सी बातें हैं वो राज्य को बताता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये चूंकि मानव का निर्माण करता है, मानव के जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला विज्ञान है, अतः इस दृष्टि से वो उसे सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं। तो हमारा इससे पूर्व में जो वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे, आज उसी के हम सेकंड पार्ट पे बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता। इसके पक्ष में विभिन्न जो इसके विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, उन्होंने अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से हमने पूर्व में देखा था कि एक तर्क यह प्रस्तुत किया गया था कि इसमें वे ऐसे तथ्यों का अभाव है जिन पर सभी लोग सहमत हों, जिनको सभी लोग स्वीकार करते हो कि हाँ यही तथ्य बिल्कुल सही है, यह सिद्धांत बिल्कुल सही है। ये कहते हैं कि ऐसा विज्ञान में होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं है। राजनीति विज्ञान में यदि आप देखें तो ये कह रहा है कि प्रजातंत्र की आपको बहुत परिभाषाएं मिल सकती है, राज्य की आपको बहुत सी चीजें मिल सकती है जिनमें भिन्नताएं हैं, राज्य के बारे में कोई कुछ कहता है, कोई व्यक्ति कुछ कहता है, लेकिन साइंस में ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वहां यदि परमाणु से संबंधित कोई नियम है तो उस नियम से सारे सहमत हैं, उस नियम को विभिन्न लोगों ने, मैथमेटिक्स से कोई नियम है तो ये कह रहे हैं कि उन पर सब सहमत हैं, फिजिक्स में कोई नियम है तो ये कहते हैं कि उन पर सब सहमत हैं, उन्हीं और अनेक प्रकार के अनेक बार उनके प्रयोग करने के बाद उनका निष्कर्ष निकाला गया। दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया था कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान की भांति प्रयोग, परीक्षण और करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें वो लेबोरेटरी नहीं है, उपकरण नहीं है, मशीन नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मूल विषय है जो मानव के क्रियाकलाप हैं, और मानव के क्रियाकलापों को ठीक वैसे ही दोहराया जाना संभव नहीं है जैसा कि पूर्व में वो घटित हुए हैं। साइंस में ऐसा हो सकता है। तो ये कहते हैं कि इस दृष्टि से भी, चूंकि जब प्रयोग परीक्षण या आप नहीं कर सकते तो उस सिद्धांत को आप सत्यापित कैसे करेंगे, प्रमाणित कैसे करेंगे, इस दृष्टिकोण से भी वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं कि और ये विचारक विज्ञान नहीं है के पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं। अगला जो तर्क देते हैं, मोस्का कहते हैं कि यदि हम साइंस को देखें तो साइंस में कोई भी कार्य और उस कार्य के पीछे क्या कारण रहा है, इनके मध्य क्या मिलेगा। यह कह रहा है कि इनके मध्य एक निश्चित संबंध हमें मिलता है। मान लीजिए पानी की बात करें, H2O, तो ये कहते हैं कि एक निश्चित संबंध आपका मिलेगा कि आप हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, H2O का निर्माण होगा। अब ये कहते हैं कि इनमें और भी अधिक आप देखें कि विभिन्न जो रिजल्ट आते हैं, ये रिजल्ट जब आते हैं तो आप देखिए ये कहते हैं कि हम निश्चित बता सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों मिलकर मान लीजिए कै वस्तु बनती है। तो ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल फिक्स पता होता है, बार बार यदि ये कै वस्तु का निर्माण करना है, यदि हमें ये कै रिजल्ट लेना है तो हमें इनकी एक निश्चित मात्रा जो बार बार प्रयोग के माध्यम से आई है वही मात्रा हमें बार बार इसमें है, और वो मात्रा हम इनमें सम्मिलित करके इनका संयोग करवा के हम ये दिखा सकते हैं कि ये देखिए इससे कै
जो रिजल्ट है वो हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में जो घटनाएं घटती पॉलिटिकल साइंस में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। साइंस में ये निश्चित नियम है कि क जो है ये रिजल्ट किसके कारण मिला है, x प्लस वाई प्लस जेड के कारण। और ये हमेशा ये कह रहे हैं जब भी आप x प्लस वाई प्लस जेड इनको मिलाओगे आपको क मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। एक काल्पनिक आपको बता रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे आप ये H2O की बात करते हैं कि हमेशा इस मात्रा में जब आप इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो आपको पानी जो है वो मिलेगा। समझ गए आप इस चीज को। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसी निश्चितता पॉलिटिकल साइंस में देखने को नहीं मिलती है। कोई भी घटना ले लीजिए आप, हम देखें 1857 की क्रांति हुई। अब उस क्रांति का एग्जैक्ट कारण क्या था, ये आप देखेंगे कई कारण आपको दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा प्रभावकारी कारक कौन सा था, ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सोवियत संघ की क्रांति हुई। सोवियत संघ में, अब सोवियत संघ की क्रांति का निश्चित कारण आप नहीं बता सकते कि भाई निश्चित यही कारण है जिसकी वजह से, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो हमें कई बार दिखाई नहीं देते हैं। भाई ऐसी घटनाएं होती है, हम केवल वो कारण ढूंढते हैं या वो कारण हमें दिखाई देते हैं जो हमारे सामने इतिहासकारों ने प्रस्तुत कर दिए या जो अध्ययनकर्ता उन्होंने प्रस्तुत कर दिए। उसके पीछे का जो मूल कारण है, किस व्यक्ति के मानसिकता में क्या परिवर्तन आया, कैसे उसने सोचा, ये जो चीजें हैं उनके पीछे कोई और जो उनके प्रेरक तत्व हैं वो प्रेरक तत्व हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन साइंस में आप देखेंगे वो सारे प्रेरक तत्व भी आपको मिलेंगे कि किसी वस्तु को इतनी मात्रा में गर्म करने पर यह चीज मिलती है। तो ये प्रेरक तत्व हो गया कि अब उसको कितना गर्म करना है, ठीक है, उसका टेम्परेचर उस मात्रा पे जाने पे ही वो परिवर्तन होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि वही कारण जो आप बता रहे हैं, यदि उन कारणों को आप दोबारा रिपीट करें तो वैसी ही क्रांति दोबारा होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। समझ गए आप इस चीज को। तो किसी भी घटना होने और उस घटना के कारण, तो कार्य और कारण के मध्य जो निश्चित संबंध साइंस में बताया जा सकता है, वैसा पॉलिटिकल साइंस में नहीं बताया जा सकता। अतः ये कहते हैं कि इस दृष्टि से भी हम बात करें तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए उससे अगले कारण की हम बात करें तो अगला जो कारण है वो ये है कि मानव प्रकृति, जो हमने बात की थी कि पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन की जो मूल कड़ी है वह मानव की प्रकृति है। लेकिन अपने पूर्व बात की थी कि मानव स्वभाव स्थायी नहीं है। जबकि विज्ञान में जिन तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिन निर्जीव तत्वों का अध्ययन किया जाता है, वो सारे कैसे हैं, वो निर्जीव हैं, परिवर्तनशील नहीं है, स्थायी है वो। इसलिए उनको हम विज्ञान में, जैसे अपने पूर्व बात की थी कि उनका प्रयोग किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मूल कड़ी क्या है, मानव है, मानव का स्वभाव है। इसलिए ये कहते हैं कि मानव स्वभाव है, ये परिवर्तनशील है। इसलिए परिवर्तनशील होने के कारण इसको आधार बनाकर आप कोई सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकते, आप किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ऐसा वो आलोचक मानते हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इनका यह मानना है कि मनुष्य के स्वभाव में मुख्य रूप से उसकी चेतना होती है, और चेतना जब वो जागृत अवस्था में है सदैव, तो निश्चित रूप से वो कहते हैं कि उसका स्वभाव है वो भी आपको विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न मिलेगा। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एक ही घटना, आप देखिए 10 व्यक्ति हैं, लेकिन उन 10 व्यक्तियों के साथ आप एक घटना को कारित करिए। एक घटना हमने इन 10 व्यक्तियों के साथ की, लेकिन इन 10 व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं हैं वो आप देखेंगे क्या मिलेगी, भिन्न भिन्न मिलेंगी, इनके स्वभाव के अनुसार मिलेगी। कोई उसी घटना पर अत्यधिक क्रोधित होता है तो कोई उसी घटना पर शांत होने की बात कहता है, कोई उसी घटना पर सोच समझकर आगे की रणनीति की बात करता है, तो कोई उसी घटना पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ही नहीं देता है। समझ गए आप इस चीज को। लेकिन मानव है, मानव होने के बावजूद भी हमने देखा कि 10 तरह के रिजल्ट हमें उस घटना को लेकर मिल रहे हैं। समझ गए आप इस चीज को। इसका मतलब क्या हुआ कि विभिन्न लोगों के ऊपर
परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वो किस परिस्थितियों में उनका मनोविज्ञान काम कर रहा है। एक ही परिस्थिति में चाहे आप देखिए 10 लोगों को आप दें, तो उन लोगों के मनोविज्ञान की बात यदि हम करें, परिस्थितियों का मतलब यहां किससे लिया है, प्रत्येक व्यक्ति के मनोविज्ञान की जो परिस्थिति है वो भिन्न भिन्न आपको मिलेगी। वैसे चाहे आप एक ही परिस्थिति है, एक ही परिस्थिति में 10 लोगों को आप एक ही घटना को कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसके रिजल्ट हमें भिन्न भिन्न मिल रहे हैं। उसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया कि उसका रीजन यह है कि हर व्यक्ति के जो मन की स्थिति है, मनोस्थिति है, वो सबकी भिन्न भिन्न होती है। हर व्यक्ति की आदतें हैं वो भिन्न भिन्न होती है। हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया करने की जो कैपेसिटी है या उसकी एक प्रतिक्रिया जो करना उसका है, उस अलग अलग मिलेगा। और यही कारण है कि हम एक ही घटना का सभी मानों को आधार बनाकर उसका एक रिजल्ट नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात आलोचक ये भी कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, जो व्यक्ति, कई बार हम देखते हैं कि बिल्कुल शांत रहने वाला व्यक्ति भी इतना क्रोधित हो जाता है कि वह ऐसे घटना को कारित कर देता है जिसकी कभी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है। समझ गए आप? जो पूरे जीवन भर बिल्कुल शांत रहा है, वो ऐसी घटना से कई बार क्रोधित हो जाता है कि वो बड़ी सी बड़ी घटना जो अकल्पनीय है, वो स्थिति भी वो पैदा कर सकता है। तो ये मनुष्य के, जब इस तरह का मनुष्य का स्वभाव है, जब ऐसा मनोविज्ञान है, तो ये कह रहे हैं कि क्या राजनीति विज्ञान में ऐसे भविष्यवाणियां की जा सकती है जैसे साइंस में की जा सकती है। तो एक कारण यह भी है कि उसे साइंस नहीं मानने का कि इसकी जो अध्ययन का मूल बिंदु, जो मानव का स्वभाव है, वह साइंस के तत्वों के गुण धर्मों की तरह स्थायी नहीं है, वह परिवर्तनशील है और विभिन्न घटनाओं के पर वह अपने मनोस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। अतः इस दृष्टिकोण से भी इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उससे हम आगे बात करें तो आलोचक ये कहते हैं कि एक इस दृष्टि से भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये कहते हैं कि इसमें मापन की कोई शुद्ध मापन इसमें नहीं है, जिसे हम प्योर मापन जो कह सकते हैं, वो इसमें नहीं है। उसका रीजन क्या है? अन्य कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग भावनाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति के क्रोध की सीमा अलग है, शांत रहने की सीमा अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की सहनशीलता है वो अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की असंतुष्टता या संतुष्टि का जो रीजन है या जो दायरा है वो भी अलग अलग होता है। कई व्यक्ति बहुत कम पाने से संतुष्ट हो जाते हैं, कई व्यक्ति बहुत कुछ पाने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं। कई व्यक्तियों की पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं होती है, कुछ की आर्थिक महत्वाकांक्षाएं होती है, कुछ की सामाजिक महत्वाकांक्षाएं होती है, कुछ की आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं होती है। तो आप सभी चीजों को लेकर हम देख नहीं पाते कि कब किस व्यक्ति की कौन सी महत्वाकांक्षाएं वर्तमान में जागृत है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षाएं भी परिवर्तनशील रहती है। महत्वाकांक्षाएं भी हमने देखा है कि अशोक जैसे महान जो सम्राट थे, जो कभी एक दूसरे मतलब केवल विजय को ही सब कुछ मानते थे, और जब कुछ ऐसी घटना हुई, कलिंग युद्ध जब आप देखते हैं, उसके बाद में ऐसी घटना हुई कि उन्होंने बिल्कुल बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने चारों तरफ शांति का संदेश देना शुरू कर दिया। समझ गए आप इस चीज को? तो यहां हम देखते हैं कि व्यक्ति को प्रेरक तत्व की बड़ी जो इंपॉर्टेंस होती है कि यदि प्रेरक तत्व उसको मिल जाए तो उसके रिजल्ट बदल जाते हैं। कई बार आपने मोटिवेशनल जो ये चीजें देखी है, आप इस बारे में सबसे बेहतरीन यदि आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप महाभारत जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको आप देख सकते हैं, जहां अर्जुन जैसे वीर योद्धा ने बिल्कुल युद्ध करने से, जब उसने देखा कि युद्ध के जब वो जहां खड़ा है तो सेना के दोनों तरफ उसने देखा कि उसके बंधु बांधव खड़े हैं, कोई उसके गुरु हैं, कोई उसके पितामह हैं, कोई उसके भाई हैं, तो उसने बिल्कुल हथियार युद्ध करने से मना करते हुए डाल दिए कि मैं ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपने ही लोगों को मारकर कोई विजय प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आप देखिए कि यदि उस समय भगवान कृष्ण एक प्रेरक के रूप में, प्रेरणा देने के रूप में उनके साथ सारथी के रूप में नहीं होते तो शायद रिजल्ट आपको दूसरा मिलता। उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं सारी चीजें छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन इन लोगों की हत्याएं करके, इन लोगों को मार के मैं ये सारी चीजें प्राप्त नहीं करूंगा, ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए।
और उसी के बाद में आपने देखा कि जिसे हम गीता का ज्ञान कहते हैं, भगवान ने इस तरीके से गीता का ज्ञान दिया कि उसके बाद में अर्जुन एक नए जोश के साथ खड़ा हुआ और उस युद्ध में किस प्रकार वो विजयी रहे। समझ गए आप इस चीज को? तो मानव जीवन में जो घटनाएं होती है, हम देखते हैं कि कब व्यक्ति अचानक किसी घटना से प्रभावित होकर वह रिजल्ट दे देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं मिलेगा। तो शुद्ध मापन किसी भी चीज का कि हम कह सकते हैं कि यह 10 डिग्री पे या 50 डिग्री पे ऐसा परिवर्तित होगा, 10 डिग्री परिवर्तित होगा, ये शुद्ध मापन है। हम बता सकते हैं कि अमुक वस्तु 10 ग्राम यदि हम लेंगे, ये 50 ग्राम हम लेंगे और इन दोनों को मिक्स करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो उसके बाद में यह तीसरी वस्तु हमें प्राप्त होगी। साइंस में इतना शुद्ध माप आपको मिलेगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा शुद्ध मापन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मनुष्य के गुण धर्म है, उनकी कोई विशुद्ध माप आपको नहीं मिलेगा। सबके अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग उनकी अवस्थाएं आपको मिलती है, महत्वाकांक्षाओं की, संतुष्टि की, क्रोध की, ये सारी चीजें जो हम अभी बात की है। अतः आलोचक कहते हैं कि इस दृष्टि से भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार हम कुछ बातें और इस विषय पर करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।